प्यारे बच्चों, वेलकम, नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज मैं शुरुआत करूंगा आपके सामने एक बड़ी रोचक कहानी है, वो आप बड़े ध्यान से सुनिए। किसी समय की बात है, ब्रिटेन में एक किसान अपने खेत के अंदर हल जोतने का कार्य कर रहा था। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। तो ये आवाज़ सुनकर वो किसान उस ओर दौड़ता है। वो क्या देखता है कि एक बच्चा दलदल में फंसा हुआ था। उसी समय वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस बच्चे को बचाने का यत्न करता है और अंत में वो उस बच्चे को बचा लेता है। अगले दिन ही सुबह की जब जागने का समय होता है तो एक महंगी गाड़ी में बैठ कर के एक व्यक्ति उसके दरवाजे के सामने आता है और वो कुछ गिफ्ट अपने हाथ में लिए हुए है। वो किसान की ओर आ रहा है और वो किसान को वो गिफ्ट देने लगता है। किसान उसे पूछता है कि आप मुझे ये गिफ्ट किस सेवा के बदले में दे रहे हो। तो वो धनी व्यक्ति बताता है कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाने का काम किया है। तो वो किसान जवाब देता है, मैं जान के बदले में मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। ये मेरा धर्म था, ये मानवता है और मैं इसके बदले में ये जो गिफ्ट है ये स्वीकार नहीं कर सकता। उसी समय उस मकान के अंदर से एक बच्चा बाहर निकलता है। तो वो धनी व्यक्ति उस बच्चे को देखकर कि पूछता है कि ये कौन है। तो वो जमींदार जवाब देता है कि ये मेरा लड़का है। तो धनी व्यक्ति तभी अपनी इच्छा जाहिर करता है, यदि आप मेरे ये उपहार, मेरे ये गिफ्ट स्वीकार नहीं करते तो एक बात आपको माननी ही पड़ेगी। तो जमींदार कहता है कि वो कौन सी बात है। तो उसी समय वो धनी व्यक्ति जमींदार को बताता है कि इस बच्चे को मैं पढ़ाने का काम करूंगा। जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे बच्चे ने पढ़ाई की है, उसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर इसको मैं वो शिक्षा दिलाने का काम करूंगा। और वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। तो वही व्यक्ति बाद में जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, जिसको हम फ्लेमिंग के नाम से जानते हैं, वो वही जमींदार का जो बच्चा था। बाद में इतना महान आविष्कार करने का उसने काम किया। और कुछ समय बीतने के बाद क्या होता है कि उस धनी व्यक्ति का जो बच्चा था वो बीमार पड़ जाता है। और जब वो पाता है कि कोई भी दवा उसके ऊपर असर नहीं कर रही है, तो जब पेनिसिलिन का टीका उसको दिया जाता है तो वो बच्चा ठीक हो जाता है। दवा दारू का असर उस पर अच्छी तरह से हो जाता है। और वही व्यक्ति, उस धनी व्यक्ति का जो बच्चा था, बाद में 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जिसको हम चर्चिल के नाम से जानते हैं। तो आप ये मानवता का धर्म जिसने निभाने का काम किया, बाद में उसका क्या परिणाम निकला, तो यही है प्यारे बच्चों मानवता। पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा लेने का जो हम काम कर रहे हैं, उन सब का सार यही है कि हमें सबसे पहले मानवता का जो धर्म है वो जीवन में उसका पालन अवश्य ही करते रहना चाहिए। यहीं से महान व्यक्ति जो होते हैं दुनिया के अंदर, इसी तरह से जब तक हम मानवता का धर्म निभाते रहेंगे तो इसी तरह ये सृष्टि ठीक प्रकार से चलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आगे जो हमारा विषय था, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मैंने पहली वाली वीडियो में विस्तार से बताने का काम किया था कि हमारे भारत के अंदर जो अभी वर्तमान में 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, या इससे पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो कौन से राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुन करके आते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य चुन करके आते हैं, वो सब मैंने विस्तार से बताने का काम किया था।
इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसद क्या होती है। संसद एक संवैधानिक संस्था है जो कानूनों का निर्माण करती है। उन कानूनों की मदद से देश के शासन और प्रशासन को चलाने का काम किया जाता है। तो संसद में हम लोकसभा को और राज्यसभा को और राष्ट्रपति को इनको शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संसद के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने का यत्न करेंगे। संसद जो आज संसद भवन है उसका जो आरंभ में उसकी शुरुआत हुई, उसका जो उद्घाटन था वो 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और आज जो हमारी संसद है उसमें लोकसभा है और राज्यसभा है। यहाँ 2 सदन है। इसी तरह से हमारे देश में बहुदलीय जो राजनीतिक दल है, अनेकों राजनीतिक दल है। यहाँ इंग्लैंड में द्विदलीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में द्विदलीय शासन प्रणाली है। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक 2 राजनीतिक दल है। वहाँ 2 सदन है। कांग्रेस को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रतिनिधि सभा है जिसमें 435 सदस्य है और एक सीनेट है, सीनेट जिसमें 100 सदस्य चुने जाते हैं। वहां संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 50 राज्य है। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुन करके आते हैं। इस तरह वहां सीनेट जो है वो ऊपरी सदन है और वो शक्तिशाली सदन है। वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति के पास सारी की सारी शक्तियां हैं। वहां वो वास्तविक शासक है, प्रशासक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो दुनिया में शायद ही किसी के पास हो। और इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर 2 राजनीतिक दल है जिनको हम लेबर पार्टी और टोरी पार्टी, ये 2 राजनीतिक दल है। वहां 2 सदन है, एक लॉर्ड सदन है, एक कॉमन सदन है। वहां लॉर्ड सदन और कॉमन सदन को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, हालांकि वो निम्न सदन है। उसी तरह से भारत के अंदर जो लोकसभा है वो निम्न सदन है और जो राज्यसभा है वो ऊपरी सदन है। हालांकि लोकसभा शक्तिशाली सदन है क्योंकि उसके ज्यादा सदस्य पूरे देश से चुन करके आते हैं। तो लोकसभा का जो गठन है उसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद जो है 81 में मिलती है और राज्यसभा के बारे में हमें जानकारी अनुच्छेद 80 में मिलती है और संसद के बारे में हमें जानकारी अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 79, 80 और 81 इनको अच्छी तरह से आप याद रखोगे। और जो लोकसभा का गठन है वो पहली बार जो गठन उसका हुआ वो 17 अप्रैल 1952 में हुआ और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। तो मैं अब आपके सामने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तार से बताने का काम करूंगा। आप चाहे तो संसद के बारे में, आप चाहे तो लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा स्पीकर के बारे में या मंत्री परिषद के बारे में, इनकी शक्तियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कहीं थोड़ा बहुत अंतर है, मैं उसको आपके सामने अच्छी प्रकार से आपको समझाने का काम करूंगा और आप भी इन बातों को अत्यंत ध्यान से सुनने का काम करोगे ताकि हम थोड़ी बहुत जानकारी बटोर सके और भविष्य में वो जानकारी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम कर सके। तो आपको मैं साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताऊंगा। तो लोकसभा की जो रचना है वो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि लोकसभा में कुल 545 वर्तमान में सदस्य है। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या लोकसभा की
वो 545 है। इनमें से 543 निर्वाचित सदस्य है जो भारतवर्ष में भारत के वो नागरिक चुनने का काम करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा, जो अपनी निर्धारित आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं। तो लोकसभा लोगों का प्रतिनिधि करती है। दूसरी ओर राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य है वर्तमान में, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 233 सदस्य जो है वो निर्वाचन के द्वारा आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करने का काम करता है, और जो मनोनीत किए जाते हैं वो कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, ये सामाजिक सेवा के क्षेत्र से, या साहित्य क्षेत्र में से, या खेल क्षेत्र में से उनको मनोनीत करने का काम किया जाता है। तो लोकसभा कुल 545 सदस्य, राज्यसभा कुल 245 सदस्य। लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। तो जो लोकसभा के सदस्य है वो प्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य है वो अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य जो है उनको भारत के वो नागरिक जो अपनी निर्धारित आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं वो चुनने का काम करते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य है उनको उसी प्रदेश के जो एमएलए है वो उनको चुनने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा राज्य से 10 लोकसभा के सदस्य है, 5 राज्यसभा के सदस्य है। 10 लोकसभा के सदस्यों को हरियाणा राज्य की वो मतदाता चुनने का काम करते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य है 5, उनको यहाँ के जो 90 एमएलए है वो चुनने का काम करते हैं। तो इसी तरह की व्यवस्था पूरे देश में अपनाई जाती है और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इस तरह से संसद का निर्माण होता है। तो लोकसभा के बारे में आगे मैं आपको जानकारी देने का काम करूंगा कि जो लोकसभा में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, उसका चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। और राज्यसभा में जो सभापति होता है वो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो उसका सभापति होता है, और जो उपसभापति होता है राज्यसभा का वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। तो वर्तमान में लोकसभा का जो स्पीकर है, जिसको हम अध्यक्ष कह सकते हैं, वो स्पीकर ओम बिरला है। और राज्यसभा का जो सभापति है वर्तमान में जो भारत का उपराष्ट्रपति है यानी कि श्री वेंकैया नायडू, वो सभापति है राज्यसभा के। और उपसभापति जो है राज्यसभा के वो श्री हरिवंश नारायण जी है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में साथ ही साथ आपको जानकारी देने का काम करूंगा और आपको अत्यंत ध्यान से उन बातों को सुनना है। ये थी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आगे जो है वो है अवधि यानी कि टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, 5 वर्ष। और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। लोकसभा जो है एक संसद का एक भाग, वो समय से पहले भी भंग की जा सकती है। वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जब चाहे भंग करवा सकता है कह करके। अन्यथा कई बार लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके भी उसको भंग करवाने का काम कर सकते हैं। इसी तरह से श्री मोरारजी देसाई ने 1979 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया, उसको त्यागपत्र देना पड़ा। 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी 269 के और 270 केवल एक मत के अंतर से उन्होंने भी त्यागपत्र देना पड़ा।
तो आगे राज्यसभा के जो सदस्य है यानी कि 245, 1/3 सदस्य 33% सदस्य जो 6 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की अवधि के लिए उनको निर्वाचित किया जाता है, वहां भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उनको भी अपने पद से हटना पड़ता है। उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 1/3 सदस्य 1/3 टाइम, ये बात भी आपको याद रखनी है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्यारे बच्चों, आगे मैं बताने का काम करूंगा गणपूर्ति। लोकसभा की कोई भी मीटिंग करने के लिए 10वां हिस्सा 1/10 जिसको हम कह सकते हैं, इतने सदस्यों का हाजिर होना जरूरी है। गणपूर्ति की जो बात है वो लोकसभा और राज्यसभा में एक समान है, यानी कि 1/10वां हिस्सा हाजिर होना जरूरी है, तभी उसकी कार्रवाई चलती है। योग्यताओं की जो बात है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहली शर्त यह है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए दूसरी शर्त जो है उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु जो है वो 30 वर्ष निश्चित की गई है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए समय समय पर जो शर्तें निर्धारित की जाती है वो शर्तें भी वो पूरी करता हो। इसी तरह से राज्यसभा के लिए कुछ शर्तें निश्चित की जाती है, वो भी वो पूरी करनी उसके लिए भी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ये याद रखना है कि मतदाता के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष चाहिए। मेंबर या सरपंच बनने के लिए निर्धारित आयु 21 वर्ष चाहिए। लोकसभा का सदस्य और एमएलए राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु 25 वर्ष हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु 30 वर्ष हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल बनने के लिए निर्धारित आयु 35 वर्ष निश्चित की गई है। आगे मैं बताने का काम करूंगा कि जो स्पीकर की जो बात है, वर्तमान में आरंभ से लेकर जो वर्तमान समय तक हमारे स्पीकर है, मैं बताने का काम करूंगा। सबसे पहला जो स्पीकर था भारतवर्ष में जब प्रथम बार लोकसभा का चुनाव हुआ, वो मावलंकर थे, दूसरे अयंगर थे, तीसरे हुकम सिंह थे, 4 नंबर पर डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे, 5 नंबर पर ढिल्लो थे, गुरजाल सिंह ढिल्लो, 6 नंबर पर बलीराम भगत थे, 7 नंबर पर नीलम संजीवा रेड्डी थे और 8वें नंबर पर हेंगड़े थे और 9वें नंबर पर बलराम जाखड़ थे, 10वें नंबर पर रवि राय थे, 11वें नंबर पर श्री पाटिल थे, 12वें नंबर पर जो थे वो हमारे लोकसभा स्पीकर उसको पीए संगमा, 13वें नंबर पर बालयोगी थे, 14वें नंबर पर मनोहर जोशी थे, 15वें नंबर पर सोमनाथ चटर्जी बने। उससे आगे मीरा कुमारी जिसको कहा जाता है वो बने। वो एकमात्र महिला स्पीकर बनने का गौरव उनको मिला। उसे आगे जिन्होंने स्पीकर के पद को सुशोभित करने का काम किया वो सुमित्रा महाजन और अब वर्तमान में ओम बिरला इस पद को सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। तो ये थे जिन्होंने अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने का काम किया भारतवर्ष की लोकसभा के अंदर। आगे मैं आपको बताने का काम करूंगा कि जो शक्तियां हैं, जो कार्य है, वो लोकसभा और राज्यसभा किन किन शक्तियों का प्रयोग वो करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो संसद है और लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण एक अंग है। ऐसा डॉक्टर MP शर्मा ने भी कहा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, देश को चलाने का काम करती है। तो
पहला जो नंबर है इनकी शक्तियों को लेकर के, विधायिनी शक्तियां। लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी साधारण बिल किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल धन बिल को छोड़ करके, क्योंकि धन बिल जो है जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य जो भी साधारण बिल है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और यदि लोकसभा किसी बिल को पास कर देती है और राज्यसभा उस बिल को लंबा समय देने का काम करती है या 6 महीने का समय, कई बार अगर वो सोचे, यदि वो ऐसा करे या किसी बिल को वापस लोकसभा के पास लौटाने का काम करे तो वो ऐसा नहीं कर सकती। उस समय यदि उनके बीच में वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए दोनों ही जो अंग है लोकसभा और राज्यसभा उनका एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और दोनों के वाद विवाद को वो सुलझाने का कार्य करता है। उस समय जो अध्यक्षता करने का काम है वो लोकसभा स्पीकर ही दोनों जो अंग है संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया है उसकी अध्यक्षता करने का काम करता है और वहां वाद विवाद के बीच जो निर्णय लिया जाता है वो प्राय सर्वसहमति से ही लिया जाता है। हालांकि वहां लोकसभा जो चाहती है वही होता है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली सदन है। उसके सदस्यों की संख्या भी राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। दूसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के संबंध में एक बात आपको खासकर ध्यान में रखना है कि जो धन बिल है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना भी जरूरी होता है। लोकसभा जब धन बिल को पारित कर देती है और वो बिल बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है, यदि राज्यसभा वहां 14 दिन के अंदर अंदर इस बिल को लौटाने का काम कर दे और पुनर्विचार के लिए कहे लोकसभा को, या यदि वो अपने पास इसको काफी लंबे समय तक अटकाने का काम करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकसभा में ही उसको ये पावर दी गई है। लोकसभा ही एक ऐसा अंग है जो धन बिल के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है। यहां काफी गौण कह लीजिए महत्वहीन सदन हम इसको कह सकते हैं राज्यसभा को, क्योंकि वित्त संबंधी कोई भी निर्णय है, धन संबंधी कोई भी बिल है, वो पारित करने का काम भी लोकसभा का ही है और वो बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी जो पावर है लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा के सदस्य जो है और पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हालांकि जो राज्यसभा के सदस्य है वहां से भी प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार उनमें से भी मंत्री परिषद में किसी भी सदस्य को मंत्री पद पर सुशोभित करने का काम कर सकता है। राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं और लोकसभा के सदस्य भी मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और अगर उनको कोई विचार ना पसंद हो तो वहां वो आलोचना करने का काम भी कर सकते हैं। इस तरह से कार्यपालिका जो कि मंत्री परिषद है, मुख्य कार्यपालिका, और जिससे विचार विमर्श के बाद ही राष्ट्रपति कोई निर्णय लेता है, वहां भी कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। सभी मिलकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण का जो कार्य है वो लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के आप जान सकते हैं। अगली जो पावर है वो है संवैधानिक संशोधन को लेकर के। प्यारे बच्चों, केवल धन बिल को छोड़कर के साधारण बिलों पर यदि कोई संवैधानिक संशोधन की बात हो या अन्य कोई भी प्रस्ताव हो सकता है, ज्यादातर विषयों में लोकसभा और राज्यसभा
दोनों को ही प्रस्ताव पारित करने होते हैं। आप अत्यंत ध्यान से सुनिए। प्रस्ताव पारित करने की जो बात है, ये तीन ढंगों को लेकर के आप जान सकते हैं। पहला ढंग ये है कि किसी भी प्रस्ताव को लोकसभा पारित करेगी, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उस विषय को पारित करने का काम करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और मोहर लगाने का काम करेगा, तो वो कानून बन जाएगा। दूसरी विधि ये है कि लोकसभा किसी भी विषय को विशेष बहुमत के साथ पारित करेगी, फिर राज्यसभा उस विषय को, उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करेगी, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के पास वो प्रस्ताव जाएगा, उस पर वो अपना जो है मोहर लगाने का काम है और हस्ताक्षर करने का काम है, उसके बाद ही वो कानून का रूप लेगा। तीसरा जो ढंग है वो ये है कि लोकसभा किसी भी प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ पारित करेगी, उसके बाद राज्यसभा उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ पारित करेगी, उसके बाद आधे से ज्यादा राज्य यानी कि लगभग 15 राज्य जो विधानसभाएं हैं वहां की, उस प्रस्ताव को पारित करने का काम करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर और मोहर लगाने का काम करेगा, तभी वो कानून का रूप ले पाएगा। तो ये तीनों ढंग है। पहली वाली लाइन में लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत की बात है। दूसरी वाली जो लाइन है वहां लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत की बात है। तीसरी वाली जो लाइन है लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत के साथ, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाएं विशेष बहुमत के साथ उस प्रस्ताव को पास करने का काम करेगी और अंत में सभी जगह राष्ट्रपति अपनी मोहर और अपने हस्ताक्षर करने का काम करेंगे, तभी वो कानून का रूप ले सकते हैं। इससे अगली जो पावर है लोकसभा और राज्यसभा के पास, वो है न्यायिक शक्तियों को लेकर के। राष्ट्रपति की जो महाभियोग की विधि है, महाभियोग यानी कि लोकसभा विशेष बहुमत के साथ उसके विरुद्ध महाभियोग का जो प्रस्ताव है मतदान करेगी, राज्यसभा विशेष बहुमत के साथ उसके विरुद्ध मतदान करेगी। यहां राष्ट्रपति को उसके पद से, कदाचित वो भ्रष्टाचार का काम करता है, कोई अनैतिक काम करता है, तो उसको उसके पद से हटाने का काम संसद कर सकती है। उपराष्ट्रपति पर आरोप लगाने का काम राज्यसभा कर सकती है और उसको हटाने का जो काम है, हटाने का जो निर्णय है, वो लोकसभा कर सकती है। अगली जो न्यायिक शक्ति है, किसी भी, चाहे वो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, चाहे कोई न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उनको हटाने की जो प्रणाली है उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा को उनके विरुद्ध मतदान करना पड़ता है, ये उनकी पावर है। अगली जो प्रक्रिया है वो चाहे किसी अटॉर्नी जनरल एजी को लेकर के है या मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के है या नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक को लेकर के है, तो दोनों ही जो लोकसभा और राज्यसभा है, मतदान प्रक्रिया के द्वारा अगर वो कोई गलत काम करते हैं उनको हटाने की पावर ये दोनों ही सदन रखते हैं। अगला जो न्यायिक कार्य है, किसी भी राज्य में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को स्थापित करना है, वो एक या दो या कई राज्यों का हो सकता है। ये कार्य भी लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों संसद के अंग है उनकी न्यायिक पावर के अंतर्गत हम इनको मान सकते हैं। अगला जो कार्य है वो है मतदान यानी कि चुनाव प्रणाली को लेकर के। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। लेकिन बड़े ध्यान देने योग्य बात है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है, केवल वही सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें
लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य यानी कि 245 प्लस में 2, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य यानी कि 245 सदस्य इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस तरह से ये था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। आगे विभिन्न और भी अन्य कई पावर है। संवैधानिक संकट जब देश के अंदर उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्रपति धारा 352, 356, 360 का प्रयोग करता है, तो उस जो आपातकाल की जो स्थिति है वो भी उसकी जो समय सीमा है 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा को उस प्रस्ताव को स्वीकृति देनी पड़ती है, अन्यथा वो आपातकाल का जो समय है वो समाप्त हो जाता है। आगे अन्य भी शक्तियां हैं, विविध शक्तियां हैं, यानी कि देश के अंदर कहीं भी विधान परिषद को समाप्त करना है या नई विधान परिषद का निर्माण करता है, तो ये दोनों ही जो पावर है लोकसभा और राज्यसभा के पास है। किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो ये पावर भी लोकसभा और राज्यसभा के पास है। तीसरी जो पावर है वो किसी भी राज्य में जो संघ लोक सेवा आयोग होता है वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करनी है, तो वहां भी ये पावर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास है। प्यारे बच्चों, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों ही जो सदन है उनको बराबर की पावर है और कुछ विषय ऐसे हैं जिनको किसी एक सदन को विशेष शक्ति प्राप्त है। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो राज्यसभा है उनको किन विषयों पर कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यसभा जो है देश के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी कि IAS, IPS, IFSS, इन नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, तो ये पावर राज्यसभा के पास है। वो इस बात की मांग सरकार से कर सकती है अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के। दूसरी जो विशेष पावर है वो है राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने के लिए संसद को कह सकती है। यह भी विशेष पावर है राज्यसभा के पास। तो लोकसभा जो है वो हालांकि निचला सदन इसको कहा गया है, लेकिन यह शक्तिशाली सदन है। ऊपरी सदन राज्यसभा को माना गया है, फिर भी ये गौण सदन है। लेकिन देश के इतिहास में दोनों ही सदनों का बड़ा महत्व है प्यारे बच्चों। और आप इसकी जो निर्वाचन की विधि है उसमें भी थोड़ा सा बड़ा अंतर है। प्रत्यक्ष जो चुनाव विधि होती है वो लोकसभा के लिए अपनाई गई है, लेकिन राज्यसभा के लिए जो विधि अपनाई गई है वो एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया जिसमें हम यानी कि भारतीय नागरिक अपने प्रतिनिधि यानी कि MLA या MP को चुनने का काम करते हैं और वो MLA और MP आगे एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष विधि हम उसको कह सकते हैं। तो भारत के संसद के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है। एक होता है प्रश्नकाल, जो आरंभ में जिसका समय आरंभ में ही होता है। एक होता है शून्यकाल, जो कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, जिसका समय। शून्यकाल की जो परंपरा है वो भारत की देन है और इसको सबसे पहले 1962 में ये प्रथा आरंभ की गई। तो शून्यकाल जो होता है वहां अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं
वो लोकसभा का अधिवेशन हो सकता है, राज्यसभा का अधिवेशन हो सकता है, उनके बीच में प्रथम अधिवेशन का अंतिम दिन, दूसरे अधिवेशन का जो पहला दिन होता है, उनके बीच का जो अंतर है वो 6 महीने से उनके बीच में जो अंतर है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसका जो अध्यक्ष की भूमिका है वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही उसको निभाने का काम करता है। और इनकी जो वेतन को लेकर के जो बात है, मैं पहले भी कुछ बता चुका हूं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए और स्पीकर का वेतन वो उप राष्ट्रपति के वेतन के समान ही होता है, 4 लाख रुपए। प्रधानमंत्री का वेतन 2 लाख रुपए। हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूं इस बारे में, वो अन्य कुछ कार्यालय के भत्ते होते हैं, संवैधानिक भत्ते होते हैं, दैनिक भत्ते होते हैं, वो समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन खास संदर्भ में आप याद रखोगे, प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो 2 लाख रुपए होता है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए होता है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन वो 2,50,000 रुपए होता है। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य है उनका वेतन 1 लाख रुपए होता है। तो इन बातों को भी आप अपने जहन में बिठाने का काम करोगे प्यारे बच्चों। तो आज मैंने आपके सामने ये जानकारी रखी संसद को लेकर के। संसद में जो है बजट प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा वो रखने का काम किया जाता है। वहां काफी वाद विवाद होता है। बजट यानी कि एक वर्ष के जो आय और व्यय का हिसाब किताब है वो बजट कहलाता है। वो पूरे देश का भी हो सकता है, वो किसी राज्य का हो सकता है, वो हमारे घर का हो सकता है। यानी कि एक वर्ष की जो आय और व्यय का हिसाब किताब है वो बजट कहलाता है। ये खास बात आपके द्वारा याद रखनी चाहिए। यानी कि इस संसद भवन का जो निर्माण किया गया उसमें जो आमतौर पर बड़े महत्वपूर्ण वो राष्ट्रपति भवन हो, वो लोकसभा भवन यानी कि जिसको हम संसद कहते हैं उसके भवन की बात हो, या विभिन्न राज्यों में वो हाई कोर्ट हो सकता है, विधानसभा भवन हो सकते हैं। ज्यादातर जो नक्शा नवीस की भूमिका है वो कार्बोज और लुटियंस के द्वारा निभाई गई। ये भी जीके का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो आप यहां याद रखोगे कार्बोज और दूसरा जो है लुटियंस। ये आर्किटेक्चर की भूमिका इन्होंने निभाने का काम किया। देश के अंदर विभिन्न जब भवनों का निर्माण किया गया, तो इन बातों को भी आप बड़े ध्यान के साथ अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है हमें। तो प्यारे बच्चों, आज ये जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनको हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा या राज्यसभा, ये देश के अंदर संस्थाएं हैं, इनके बारे में जानकारी रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज का ये विचार यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।